Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज का 7th वीडियो लेक्चर, जो कि है रिवीजन चैप्टर। जी हाँ, आज हम इस पूरे चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग लॉज का 7th वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सारे टॉपिक्स को फिर से हम कवर अप करेंगे और रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक आपने जितने भी वीडियोस देखे उन 6 वीडियोस को एक शॉर्ट वीडियो बनाकर हम इसमें रखने वाले हैं और सारा नॉलेज मिलेगा आपको। तो जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है, जो आपको फटाफट रिवाइज करा दे रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का रिवीजन लेक्चर, जो कि है 7th वीडियो लेक्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉज। सो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए चैप्टर में। हमने शुरुआत की थी क्या लॉ सभी को अप्लाई होते हैं, हमने डिफरेंस देखा था लॉ और रूल का। हमने देखा कि एंशिएंट टाइम में लॉज कैसे होते थे। हमने ये भी पढ़ा कि लॉज का नेचर क्या था उस वक्त, एंशिएंट टाइम में जो लॉज था उसका नेचर क्या था। फिर हमने पढ़ा कि सेडिशन एक्ट क्या है। हमने पढ़ा कि लॉज नए आते कैसे हैं। हमने देखा कि रूल ऑफ लॉ का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक, तो उसी को आज हम पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा था, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। ठीक, उसके पहले हमने पढ़ा था रूल और लॉ का डिफरेंस। तो आप जानते हैं रूल और लॉ के बीच में रूल बदले जा सकते हैं जिसकी कोई खास सजा नहीं होती, जबकि लॉ तोड़ने पर क्या होता है, सजा होती है, कानून कॉन्स्टिट्यूशनली सजा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है ना। स्पेसिफिक लॉ के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट भी है। अगर स्पेसिफिक लॉ आप वायलेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो स्पेसिफिक पनिशमेंट भी मिलेगा। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक, जो कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल। जी हाँ, हमने उसमें पढ़ा था कि लॉ सभी को लागू होते हैं। ठीक, लॉ अप्लाई टू ऑल। और हमने ये भी देखा था कि लॉ इक्वली लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कॉमन मैन है और एक प्रेसिडेंट मिनिस्टर है तो उसको सजा नहीं होगी, कॉमन मैन को हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर को होगी, कॉमन मैन को नहीं होगी। दोनों को सजा होगी। दोनों ने सेम क्राइम किया है तो दोनों को सेम सजा होगी, सेम तरीके से। सेम कॉन्स्टिट्यूशन ही सजा देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए क्या है, सेम है। ठीक, और हमने क्या बात की है, इसके पहले देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे जो लॉज है ना, वो किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। Our constitution, our laws do not discriminate anyone on the basis of caste, gender, religion, place of birth, etc. है ना। किसी का धर्म देख के, जाति देख के, उसका प्लेस ऑफ बर्थ देख के हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। हमारा कानून सेम सजा देता है, सेम क्राइम सेम पनिशमेंट। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक, हमने ये भी देखा कि लॉज जो है इक्वली लागू होंगे, हर जगह पर लागू होंगे, ऑल ओवर इंडिया में सेम तरह के लॉ सभी पर लागू होंगे, है ना। तो इस तरह से सिस्टम पूरा चलता है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम वर्क करता है, ये हमने देखा था। हमने देखा था कि लॉ सभी को अप्लाई होते हैं। ये बात याद रखिए, आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, डिड तो नहीं, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, ऐसा पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है ना, क्या लॉ सभी को लागू होते हैं। तो आपको जवाब देना पड़ा। 1 वर्ड में पूछा तो यस, 1 वर्ड में पूछा तो यस, और अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने बोला तो यस, लॉज अप्लाई टू ऑल। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल गिव राइट और आवर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स टू रूल ऑफ इक्वालिटी या रूल ऑफ लॉ। हमारा रूल ऑफ लॉ ही यही कहता है कि लॉज जो है कानून की नजर में एवरीवन इज सेम इन द आइज ऑफ लॉ, है ना। कानून की नजर में सब क्या है, सेम है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इक्वली लागू होता है। लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल, ये भी बात है। और आवर लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी बात है ना। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है, इस तरह से सिस्टम है। तो ये हमने बात कर ली डू लॉज अप्लाई टू ऑल की। ठीक है, तो क्लियर है, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया जो हमने पढ़ा था। ठीक, और हम बात करें कि लॉ हो गया, अब रूल ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ लगता कैसे, तो भाई रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ सभी को लगता है। रूल और लॉ आप जानते होंगे, लॉ को लगाने का रूल, कानून को लगाने का जो नियम है वो कहता है कि सभी पर लागू होगा, इक्वली लागू होगा, किसी भी चीज पे भेदभाव नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं, ये हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ में। ठीक, तो हमने ये भी देखा उसके बाद कि एंशिएंट इंडिया में लॉज कैसे होते थे। एंशिएंट इंडिया में जो लॉज थे वो आर्बिट्री थे। आर्बिट्री थे मतलब एक्सप्लोटिव थे, लोगों को सताने वाले होते थे। ऐसा नहीं कि सारे लॉ अच्छे ही बन रहे वहां पर, है ना, ये भी हुआ करता था। हमने पढ़ा था कि जो भी लॉज एंशिएंट टाइम में थे, जैसे कि एंशिएंट टाइम में कौन लोग थे, मुगल्स थे, वो हम पे रूल करते थे, है ना। फिर ब्रिटिशर्स आए, वो हम पे रूल करते थे। कॉलोनियल पीरियड है वो, और उसके पहले भी लॉज हमारे चलते थे, हमारे राजा लोग बनाते थे लॉ। तो वो लॉ बहुत वेरी करते थे, यानी एक ही लॉ सेम पर्सन पे, अलग अलग पर्सन पे डिफरेंट वर्क कर रहा है। यानी एक लॉ अगर किसी ने वायलेट किया है तो 2 डिफरेंट पर्सन्स ने एक लॉ को वायलेट किया तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट मिल रही है सेम क्राइम के लिए। ये कौन सी बात है भाई, यानी भेदभाव हो जाता था उस वक्त। किसी ने शाही घराने से, मतलब समझ लीजिए रॉयल फैमिली से, राजा के परिवार से किसी ने क्राइम किया, उसको माफ कर देते थे, छोड़ देते थे यार, बहुत कम सजा मिलती थी, मिलती ही नहीं थी एक्चुअली। तो
लेकिन किसी ने अगर नॉर्मल पीपल ने वो क्राइम किया तो उसे पूरी सजा मिलती थी, इनफैक्ट ज़्यादा मिलती थी। खासकर हमने भी देखा कि लोअर कास्ट के पीपल्स को ज़्यादा पेनलाइज किया जाता था, उन्हें ज़्यादा सजा मिलती थी दूसरों के कंपेयर में, ये भी हमने देखा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी। और वहीं हम बात करें कि एंशिएंट टाइम में जो लॉ थे उनका नेचर क्या था, तो एंशिएंट टाइम में जो लॉ था वो था आर्बिट्री नेचर का। आर्बिट्री नेचर मतलब सताने वाला मतलब एक्सप्लोइटिव, डिस्क्रिमिनेट करने वाला। यानी पुराने समय जो भी लॉ बनते सीधा ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे, सीधा सीधा मुगल्स को फेवर करते थे। इंडियंस के फेवर का तो कुछ था ही नहीं ना, इंडियंस ज़्यादा टैक्स देंगे, ब्रिटिशर्स कम देंगे। और आपको बताते हैं कुछ और थोड़े से एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे आर्बिट्री नेचर के थे। ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था कि कोई भी इंडियन क्या कर सकता है, सॉल्ट नहीं बना सकता, आप सॉल्ट नहीं बेच सकता, ऐसा ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था। अब देखिए, ब्रिटिश सॉल्ट बनाएंगे, ब्रिटिश सॉल्ट बेचेंगे, इंडियन नहीं बनाएंगे। क्या हो भाई, हमारे देश में आए हैं, हमको ही नमक बनाने से, नमक खाने से रोक रहे हैं, क्योंकि हम ही, और जबकि हम मजदूर ही, यानी इंडियन लोग उस वक्त मजदूरी करते थे और वही नमक बनाते थे, लेकिन वो लोग उनको बेचने और खरीदने नहीं देते थे ब्रिटिशर लोग। इनफैक्ट अगर कोई हिंदू है, अलग धर्म है उसका, क्रिश्चियन नहीं है, मुस्लिम नहीं है, तो उससे टैक्स लिया जाता था। कई मुगल लोगों ने तो यही किया था, मुगल लोगों ने 2 गुना 3 गुना टैक्स लगाया, इसको जजिया टैक्स बोलते थे। वो टैक्स लगा दिया था मुगल लीडर्स ने, मुगल किंग्स ने, कि कोई भी अगर नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा ढेर सारा। अगर मुस्लिम बन जाए तो टैक्स नहीं देना पड़ा। वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। इनफैक्ट कुछ राजा तो ऐसे हुए थे जो दाढ़ी रखने पर, दाढ़ी रखेंगे तो टैक्स लगेगा, ये सारी चीजें हुआ करती थी। और तो और किसान लोग जो भी खेत में उगाएंगे उसका 10%, 15%, 20% हिस्सा टैक्स के रूप में ले लेते थे ब्रिटिशर्स। हाँ, ये भी उन्होंने रूल बना के रखा था। तो इस तरह के लॉज जो थे ना बहुत ही आर्बिट्री नेचर के थे। मुगल के समय भी और ऐसे कुछ लॉज हुआ करते थे। डायरेक्टली मतलब कोड नहीं होता था, वो लोग कोड़े मारते थे, आपने देखा होगा, कोड़े मारे जाते हैं, हंटर ऐसा मारा जाता है पीठ के ऊपर, सजा होने पे, क्राइम होने पे, है ना। कोई सुनवाई भी ढंग से नहीं होती थी, प्रॉपर मौका नहीं मिलता था, राजा ही जज बनता था, राजा ही वकील रहा करता था और वही सजा सुना दिया जाता था, है ना। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में, तो ये हुआ करता था मुगल टाइम पे। तो अब देखो, मुगल लोग किसको फेवर कर रहे हैं, मुगल्स को, यानी जो मुस्लिम्स हैं मुगल उसको फेवर करते हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, क्रिश्चियन है, वो अपने लोगों को फेवर करते हैं, इंडियंस को फेवर नहीं करते, हिंदू लोग को फेवर नहीं करते। तो ये सारे लोग क्या करते थे, कुछ ऐसे लॉज बनाते थे जो उनको फेवर करे, ना कि इंडियंस को। तो इंडियंस को फेवर नहीं कर रहा है मतलब इंडियंस का नुकसान कर रहा है, मतलब इंडियंस का आर्बिट्ररी एक्सप्लोटेशन कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो द लॉज इन एंशिएंट टाइम वर आर्बिट्ररी नेचर, एक्सप्लोरेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर। ये बात हो गई, ठीक। तो ये हमने पढ़ा था एंशिएंट टाइम ब्लॉक में। तो ये तो 2 बात हो गई। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक है, जो है सेडिशन एक्ट ऑफ 1970। क्या है, सेडिशन एक्ट ऑफ 1970। तो क्या था सेडिशन ऑफ एक्ट ऑफ 1970, चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो सेडिशन एक्ट ऑफ 1970 का मतलब, सेडिशन एक्ट ऑफ 1970 क्या था, तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था। जिससे पहले, थोड़ा सा इसके पहले चलते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है तो अगर वो अच्छा लॉ रहा तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं रहा तो अपोज करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया, आप तो ये जानते होंगे कि ब्रिटिशर्स हमेशा गलत लॉ बनाते थे, हमेशा, मतलब मैक्सिमम 99% तो जो भी लॉ बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, गलत, मतलब उनके लिए अच्छा और इंडियंस के लिए बुरा। इंडियंस का क्या होगा, नुकसान होगा उस लॉ से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि अगर हम नॉर्मल लॉ ऐसे बनाते रहे मतलब, तो बार बार हमारा अपोज हो जा रहा है, बार बार इंडियन लोग हमारा अपोज कर रहे हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसा लॉ बना दिया कि उस लॉ का आप अपोज नहीं कर सकते। यानी सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कहता था, सॉरी 1870, आप देखिएगा मिस्टेक हो चुकी है, करेक्ट कर लीजिएगा, 1870 है ना। तो ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया था 1870 में कि सेडिशन एक्ट बोलते थे कि कोई भी गवर्नमेंट का अपोज नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट का किसी ने अपोज किया तो उसको डायरेक्ट जेल में डाल देंगे बिना किसी प्रॉपर फेयर ट्रायल के, ना कोई सुनवाई, ना कोई सबूत, ना गवाह, ना कोई कोर्ट, डायरेक्ट उठाएंगे जेल में डाल देंगे अगर आपने गवर्नमेंट का अपोज किया तो। अब लाओ गलत लॉ, अब करो अपोज गलत लॉ का, कोई नहीं कर सकता भाई। पहले गलत लॉ लाया तो निकल जाते थे रोड पे नारा लगाने कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों ये कानून वापस लो, कानून वापस लो, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा कानून। कोई ऐसा करता था, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती थी, है ना, ब्रिटिशर, क्योंकि उस वक्त कोई रूल था नहीं इन सबको रोकने के लिए। बट अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, अब रूल बना दिया कि अपोज नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट कितने भी बुरा कानून डाल ले, आप अपोज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप अपोज करने जाओगे उसको कहाँ डाल देंगे भाई, उस पर्सन को जेल में डाल देंगे ना, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी सबूत गवाह के कोर्ट में लगाए बिना जेल में डाल देंगे। तो यही तो था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो कैसा नेचर है, अच्छा है बुरा, बुरा नेचर, आर्बिट्री नेचर। किसको फेवर करता है, ब्रिटिशर्स को फेवर करता है। किसको एक्सप्लॉइट करता है, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करता है। किसको डिस्क्रिमिनेट करता है, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। बट एंशिएंट टाइम में जो गलत रूल बने उसका अपोज किसने किया, इंडियंस ने। मुगल्स ने जो गलत लॉ बनाया किसने अपोज किया, इंडियंस ने। ब्रिटिशर्स ने जो गलत लॉ बनाया उसका अपोज किसने किया, इंडियंस ने।
यानी हमेशा से गलत लॉज का अपोज करते आए हैं इंडियंस, उन्होंने चुपचाप सहा नहीं, क्या क्या है, अपोज किया है। तो उस गलत लॉज से आज देखिए हम इक्वालिटी वाले लॉ पर आ गए हैं, यानी उस गलत से इतने अच्छे लॉ तक आने में किसका रोल है, इंडियंस का। क्योंकि इंडियंस ने अगर उसी वक्त मान लिया होता उस गलत लॉ को, अपोज नहीं करते, तो आज भी कैसे लॉ चल रहे होते, वही गलत लॉ चल रहे होते, वही डिस्क्रिमिनेटरी, वही आर्बिट्री नेचर के लॉ चल रहे होते। लेकिन फिर भी हमारे इंडियंस ने वैसा नहीं किया, हमारे इंडियंस ने अपोज किया, और आज हम उन्हीं इंडियंस की बदौलत अच्छा इक्वालिटी वाला रूल अपना रहे हैं, इक्वल लॉज हमें फॉलो हो रहे हैं। यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है उसका इवोल्यूशन कराने में, लॉज को इक्वली लागू कराने में किसका रोल ज्यादा है, इंडियंस का रोल ज्यादा है। क्योंकि हम इंडियंस ने अपोज किया, हमेशा लड़ाई लड़ी है सच की, है ना, सही लॉ की। तो ये था सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। अब हम बात करते हैं हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। ठीक, नए लॉ आते कैसे हैं। तो आप सभी को पता है लॉ मेकर्स कौन है, पार्लियामेंट। जी हाँ, हमारी जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है, वही तो लॉ मेकर है, वही तो लॉ बनाती है। ठीक, तो लॉ मेकर कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है। कैसे बनाती है, हमारे द्वारा चुने, इलेक्शन होता है, हम नेता चुनते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो डिस्कशन करते हैं आपस में, और फिर क्या बनाते हैं, हमारे लिए लॉज बनाते हैं। तो इस तरह से लॉ मेकिंग की जिम्मेदारी किसको है, पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट में कौन है, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन चुनता है, पीपल। किसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। कौन दे सकता है वोट, 18 साल के ऊपर जो भी पर्सन है, 18 साल के ऊपर, तो वोट दे सकता है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा नए लॉज बनते हैं। ठीक है, अब जो नए लॉज आते हैं उसमें से कई लॉज ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट खुद से समझ जाती है कि हाँ ये लॉ लाने की जरूरत है, बट कुछ लॉ ऐसे होते हैं जिन्हें पीपल की डिमांड पर लाया जाता है, लोगों का डिमांड रहता है कि ऐसा लॉ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया था डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ, हमने पढ़ा था, है ना। हमने देखा था कि 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ लाने की शुरुआत की गई थी, और फाइनली 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ लागू कर दिया गया था। हमने पढ़ा था डोमेस्टिक लॉ क्या होता है ना। हमने पढ़ा था कि किसी भी तरह का थ्रेट और, है ना, एनी इंजरी और थ्रेट ऑफ इंजरी टू women जनरली स्पेशली फॉर अ वाइफ मोस्टली डन बाय एडल्ट मेल बाय हिज हस्बैंड, है ना। ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई हस्बैंड, जनरली अधिकतर अपना हस्बैंड अपनी वाइफ को डराता धमकाता है या मारता है, इंजरी पहुंचाता है या इंजरी पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा कहा जाएगा। ये हमने पढ़ा था। ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इस तरह का क्राइम कोई करेगा तो लॉ ऐसा है कि उसको जेल होगी, उसको बेल भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कोर्ट ले जाएंगे, सजा होगी। तो इस तरह की चीजें था, ये हमने पढ़ा था डोमेस्टिक वायलेंस में। तो हमने ये देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ गवर्नमेंट खुद से नहीं लाई थी, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ हमने डिमांड किया था। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल कैन रेज देयर वॉइस। जी हाँ, लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने, कि हमें हमारे लॉज बना कर दो, हमें आवश्यकता है इन लॉज की, ये बनने चाहिए समाज की भलाई के लिए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू लॉज कैसे आ गए तो हमने बात कर ली, और हम देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। तो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में आना शुरू हुआ, स्टार्टिंग हुई बनने की, और इनेक्टेड लागू कब हो गया, 2006 में। और ये किसकी डिमांड पे आया था, पीपल की डिमांड पर आया था। इससे पता चलता है पीपल में ऑल्सो रेज देयर वॉइस इन डेमोक्रेसी टू देयर नीड्स, है ना। हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी आवाज उठा सकते हैं कि हमें ये कानून चाहिए, हमें बना कर दो, ये सब, है ना, सीखना में ये सब। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा था अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल। इसके पहले वाले जस्ट वीडियो हमने देखा था 6th वीडियो में कि अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं। हमने देखा था कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल होते हैं और वैलिड होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर वो पॉपुलर हैं, अनपॉपुलर हैं, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पीपल को लगता है उस लॉ को लाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद है कि वो उस कम्युनिटी को, प्रॉपर कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, हार्म पहुंचाएंगे, इसलिए वो लॉ ला रहे हैं। तो इस वजह से उन्हें क्या लगता है, ये अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉ, तो इसका बहुत ज्यादा अपोज होता है ना। ऐसा लॉ जिसका बहुत सारे लोग अपोज करें, उन्हें डर हो कि इस लॉ से उनका नुकसान होगा, तो उस तरह के लॉ को कहते हैं अनपॉपुलर या फिर कंट्रोवर्शियल लॉज। ठीक, तो अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज को अपोज भी किया जाता है। हमने देखा कैसे अपोज करते हैं, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, है ना, इस तरह से अपोज किया जा सकता है। और कैसे अपोज किया जा सकता है, आर्टिकल्स, पब्लिक मीटिंग, रैलीज निकाल के, और साथ ही साथ चुनाव आता है तब भी अपोज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में। ठीक, इसके एग्जांपल भी हमने देखे थे। एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको हम बताते हैं कि गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था कि जो भी रोड के साइड में फुटपाथ्स होते हैं, उन फुटपाथ पर जो फेरी वाले होंगे, यानी कि जो ठेले लगाते हैं, वेंडर्स, हॉकर्स, है ना, ठेले वाले, फेरी वाले, वो लोग दुकान नहीं लगाएंगे, है ना।
तो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद क्या था कि ट्रैफिक जाम जो लगता था वो साफ करवाना। अब फुटपाथ पे भी दुकानें रहेंगी तो लोग कहाँ चलेंगे? रोड पे। अब लोग रोड पे चलेंगे तो गाड़ियाँ कहाँ चलेगी? हवा में तो उड़ नहीं सकती, गाड़ियाँ भी रोड पे चलना है, पीपल भी रोड पे चल रहे हैं और फेरी वाले भी रोड के साइड में सब लगा कर हैं, तो भीड़ बढ़ जाएगी, जाम लग जाएगा, ट्रैफिक जाम की समस्या होगी, एक्सीडेंट के चांसेस होंगे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यही सोच के गवर्नमेंट ने लॉ लाया कि ठेले वालों को, फेरी वालों को हम हटा देते हैं, उन्हें रोड के साइड में दुकान नहीं लगाना फुटपाथ पर। बट प्रॉब्लम ये है कि फेरी वाले जो हैं, हॉकर्स, वेंडर्स है ना, जो ठेले वाले हैं, ये लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं, है ना, उनसे तो जॉब प्रोवाइड हो रही है ना, उनको खाना मिल रहा है, रोजी रोटी उनकी, जॉब है उनकी। और तो और हम लोग को बड़े दुकान में सामान लेने से जाने से अच्छा हमारे मोहल्ले में घूमकर जो ठेले वाले सामान बेचते हैं वो तो हमारे घर तक सामान ला रहे हैं, यानी हमें कंफर्टेबिलिटी दे रहे हैं, हमें सस्ता सामान भी मिल जाता है, अच्छा सामान भी मिल जाता है घर तक, है ना, और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का नजरिया क्या था, गवर्नमेंट ने किस नजर से देखा, किस वे से देखा, गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या थी? गवर्नमेंट ने इस पर्सपेक्टिव से देखा कि ट्रैफिक जाम हटाना है, लोगों को कन्वीनियंस होना चाहिए, एक्सीडेंट कम होने चाहिए, इसलिए हॉकर्स, वेंडर्स यानी कि ठेले वाले और फेरी वाले नहीं रहेंगे रोड के साइड में। जबकि उन लोगों ने और दूसरे लोगों ने इस बात को कैसे लिया, ठेले वालों ने और कॉमन पीपल ने इस बात को कैसे लिया गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनका रोजगार छीनना चाहती है, गवर्नमेंट का मकसद इनकी रोजी रोटी छीनना है, अमीरों को फायदा पहुंचाना है गाड़ी वालों को और इनका नुकसान कराना। ठीक, तो ये इस तरह की थिंकिंग भी सोसाइटी में आ जाती है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि कैसे अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज के एग्जांपल हैं। तो इस तरह से हमने अपना पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया और आज रिवाइज भी कर लिया है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, लॉज इन एंशिएंट इंडिया, सिटीजन एक्ट ऑफ 1870, साथ ही साथ हाउ डू लॉज कम अबाउट, यानी कि न्यू लॉज कैसे आते हैं, डोमेस्टिक लॉ वायलेंस के ऊपर कैसे लॉ बना था, और अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं। तो ये इतना हमने रिवीजन किया है। तो ये बस ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वो भी नॉलेज गेन कर पाएंगे, इससे उन्हें फायदा होगा। ठीक, यदि आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।